नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं नारी शक्ति वंदन विधेयक। वास्तव में संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक पर डिबेट जारी रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं महिला आरक्षण बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन ये विधेयक अधूरा है। जब सांसदों को पुरानी संसद से नई संसद में लाया जा रहा था तो राष्ट्रपति का मौजूद होना जरूरी था। राहुल गांधी के बोलने के दौरान सांसदों ने हंगामा किया तो उन्होंने कहा कि डरो नहीं, देश की आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। महिला आरक्षण बिल पर बिल्कुल देरी नहीं करना चाहिए और इसे आज से ही लागू कर देना चाहिए। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बिल के बारे में बताया। उनके बाद कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने 10 मिनट तक अपनी बात। महुआ मोइत्रा ने मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महुआ मोइत्रा का नाम लिए बगैर कहा कि मुस्लिम आरक्षण मांगने वालों को मैं बताना चाहती हूं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। जिस प्रकार से विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है उसमें ना फंसे। चर्चा के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि बिल को अमल में फौरन लाया जाए। सरकार को इसे परिसीमन तक नहीं रोकना चाहिए। इससे पहले जातिगत जनगणना कराकर इस बिल को SC, ST और OBC महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और SP सांसद डिंपल यादव ने भी कहा कि बिल में OBC महिलाओं को आरक्षण देने की मांग है। उन्होंने कहा कि OBC आरक्षण होना चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकार बड़ा दिल करके बिल में SC, ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बिल में OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून सबसे पहले मेरे पति राजीव गांधी लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था और बाद में PV नरसिम्हा राव की सरकार ने उसे पास करवाया था। इसी का नतीजा है कि देश भर में स्थानीय निकाय में 15 लाख चुनी हुई महिला नेत्री हैं। Distract everybody from, and that thing is called the caste census. For some reason, and I don't quite understand what this reason is, the moment the opposition raises the issue of caste census, the BJP tries to create a new distraction, a new sudden, event, so that the OBC community and the people of India look the other way. 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं
140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है, वो मातृशक्ति को साच अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। यह स्पेशल सेशन बुलाने की आवश्यकता क्या थी? इस विधेयक को विंटर सेशन में ही पास कराया जा सकता था। सवाल बहुत सारे हैं कि वास्तव में महिला आरक्षण को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं का निष्कर्ष क्या निकल रहा है। सदन के विशेष सत्र का तीसरा दिन और जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया उसके बाद में जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, ओबीसी आरक्षण, एससी आरक्षण, एसटी आरक्षण, और फिर बात आ गई कि इसमें मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। वास्तव में आरक्षण की स्थिति क्या होना चाहिए, हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान आए हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता अलमास सलीम जी। अलमास सलीम जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंजरी जैन जी। मंजरी जैन जी, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले अलमास जी आपके पास आता हूं। बात कही जा रही है कि आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, सदन में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए और उनकी उपस्थिति ज्यादा हो ताकि उनके हक की बात हो, उनकी उपस्थिति की बात हो, महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई। अब इस पर श्रेय लेने की एक होड़ सी लग गई है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि जैसे सोनिया जी ने कहा कि पहले मेरे पति ये लेकर आए थे, फिर मनमोहन सरकार में पास हुआ, फिर उसके बाद में ये चर्चाएं हुई। इसमें भी बात आ गई कि ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, एससी आरक्षण होना चाहिए, एसटी आरक्षण होना चाहिए। आपको लगता है कि महिला आरक्षण बिल में ये सब चीजें जरूरी है करना? आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसके अंदर सोनिया गांधी जी ने कहा कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, हाँ। महिलाओं में एससी का आरक्षण होना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे कि आपने श्रेय लेने की बात कही, तो हम पहले उस पर बात करते हैं जी। कि भाजपा सरकार सिर्फ जुमले की सरकार है। आज हाँ। तक वह श्रेय लेते हुए आई है। हाँ। जो भी बिल जिसकी वकालत कांग्रेस पार्टी ने की, जी। चाहे राजीव गांधी जी की सरकार में हो, जी। चाहे नरसिम्हा राव जी की सरकार में हो, चाहे मनमोहन सरकार में हो, मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री माननीय, वो बहुत अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। रीब्रांडिंग करके किस तरीके से कांग्रेस की लाई हुई नीतियों को लोगों के सामने रखना है, भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। ठीक है। तो मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं रीब्रांडिंग करके कांग्रेस की नीतियों को, जो कांग्रेस ने महिलाओं के पक्ष में बात रखी थी, उसको रख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसका समर्थन करती है। अगर वो महिलाओं के पक्ष में आरक्षण लाते हैं तो कांग्रेस इसका पूर्ण बहुमत से जो है समर्थन करेगी। लेकिन इसके अंदर एससी, ओबीसी और एसटी को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, आपने सही कहा कि हाँ ये चीजें हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें अभी जो बात की जा रही है, क्योंकि ये 15 वर्षों के लिए, 15 साल तो 15 साल बाद फिर संशोधन होना ही है इसमें, और ये परिसीमन, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद लागू होगा। वापस आऊंगा आपके पास में। मंजरी जैन जी, आपसे जानना चाहता हूं इस विधेयक को लेकर के, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह वो देश है जहां कहा जाता है कि यत्र नार्यंत्र पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। वहां महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद। यहां बात हो रही है कि लगभग 27 वर्षों का इंतजार और अब महिला आरक्षण पर बात। और महिला आरक्षण भी तब, ये भी कहा जा रहा है, ये अभी इस चुनाव में लागू नहीं होगा। अभी यदि विधेयक पारित भी हो जाता है तो इसके लिए अगले चुनाव तक, 2029 में जो चुनाव होना है तब तक, क्योंकि 27 के बाद लागू होने की संभावना बनेगी, जब परिसीमन हो जाएगा, जनगणना हो जाएगी तब। अभी मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल यह है कि यदि यही प्रक्रिया है तो विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता क्या, और दूसरा, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह पहले नहीं लाया जा सकता था बिल? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, और जो कि धरातल पर है, महिलाएं उसका लाभ ले रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो और चाहे वो शौचालय की बात हो, क्योंकि हमारे 11 करोड़ परिवार बिना शौचालय के थे 50 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद। अब ये कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने बिल लेकर आए थे, मनमोहन सिंह जी बिल लेकर आए थे, तो क्योंकि ये आपको भी पता है कि इनकी कमजोर इच्छा शक्ति के कारण ये बिल कभी पास नहीं हो पाया। मैं समझती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। तो निश्चित तौर पर अगर ये बिल आता है
तो इसमें महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित होगी। अगर हम महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं जी। तो हमें राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से हर जगह उनको सशक्त करना होगा और उनकी सहभागिता नीति निर्धारण में भी सुनिश्चित करनी होगी। विपक्ष कह रहा है कि इसमें ओबीसी आरक्षण भी होना चाहिए, एससी भी होना चाहिए, एसटी आरक्षण भी होना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। जी देखिए, अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें 3 कैटेगरीज वाइज चुनाव हुए हैं और जितने भी सांसद रहे हैं तो सामान्य में सामान्य और ओबीसी रहे हैं और एससी एसटी रहे हैं। तो ऐसे 3 कैटेगरीज में चुनाव हुए हैं और वही कैटेगरीज इसमें भी लागू होगी। अब इसमें अलग से ये पैच डालकर उसको उलझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनकी कभी मंशा रही नहीं कि महिला बिल पास हो। इसलिए दुनिया भर की चीजें इसमें डालना और राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि इनकी ओछी मानसिकता है। जी अलमास जी, मंजरी जी कह रही हैं कि यह अलग से जो चीजें इसमें डाली जा रही हैं ताकि ये बिल में कहीं ना कहीं अटक जाए या फिर ये पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से ना आ पाए, इस तरह से उसके लिए जो अड़चनें पैदा की जा रही है ये आपकी ओछी मानसिकता है। मंजरी जी की बात का जवाब चाह रहा हूँ। दूसरा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि महिला बेवकूफ बनाओ विधेयक है। जी बिल्कुल आपने सही कहा जी कि महिला बेवकूफ बनाओ विधेयक है। मैं आपके माध्यम से मंजरी जी को ये जवाब देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी खोखले वादे करती है। आपने परिसीमन की भी अभी आपने उसको मेंशन किया कि परिसीमन की वजह से इस बिल को लाने का क्या मकसद था। अगर इस बिल को अभी लाया भी जाता है तो 2029 तक इस बिल को लागू नहीं किया जा सकेगा। तो जैसे कि मैं आपसे अभी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमले वाली पार्टी है। जुमला देकर वो जनता को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से जानती है। ये हमारे खोखले वादे नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पता था कि परिसीमन की वजह से इस बिल को लागू नहीं किया जा सकेगा, इसलिए अब तक ये जो है इसकी रूपरेखा तैयार नहीं हो सकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी बहुत अच्छे से जानती है बेवकूफ बनाना, इसलिए वो इसको लेके आई है। और इसलिए जैसे कि संजय सिंह जी ने कहा कि महिला बेवकूफ बनाओ विधेयक है। यहाँ एक बात जरूरी आती है, जैसे कि कहा मंजरी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि नया भवन, नई संसद, गणेश चतुर्थी का दिन, जब हम कोई भी कार्य शुभारंभ करते तो श्री गणेश कहते हैं। दिन बहुत अच्छा चुना, समय बहुत अच्छा चुना, लेकिन एक सवाल जो आ रहा है कि श्रेय, जैसे कि हमारी चर्चा जहां शुरू हुई थी, श्रेय लेने की बात जो चर्चा हुई थी कि यहां पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना। इसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव है। इन चुनावों में कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं को लुभाने की कवायद तो नहीं है ये? देखिए, ये इसको राजनीतिक स्वरूप देना और राजनीतिक चश्मे से देखना मैं इसे पूर्णतः गलत मानती हूँ। अगर महिला बिल आया है तो मैं समझती हूँ कि उसमें बहुत सारी चीजें हुई होंगी। कोई भी अगर बिल आता है, कोई भी यदि नियम बनता है तो उसमें बहुत सारी चीजों को संशोधन होता है, उस पर बहुत सारी कहना चाहिए जानकारियां और जो भी एक, जैसे कि इन्होंने बोला कि परिसीमन के बाद ये बिल लागू होगा। तो ये हम सब जानते हैं और हम पढ़े लिखे भी हैं। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही होगा और इसमें पारदर्शिता रहेगी। तो मैं समझती हूँ कि ये कहना, अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि 50 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने फिर क्यों नहीं लेकर आए ये बिल, और लेकर आए तो फिर पास क्यों नहीं हो पाया। आपकी सत्ता रही, आपके बहुमत रहा। भारतीय जनता पार्टी के तो 2 विधायक हुआ करते थे 1984 में और आप पता करते थे। तो वो पार्टी जो संघर्ष करके खड़ी हुई और जिसने दलित, गरीब, हर, देखिए आप हमारे अभी देखिए हमने शीर्ष पद पर जो सुशोभित हो रहा है वो हमारी माननीय राष्ट्रपति जी के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो आज भी और हमारी कैबिनेट में 11 महिला मंत्री हैं और हमने जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए जो जो काम किए जा सकते थे, जैसे जनधन खाते भी हमने खोले। आज महिलाओं के नाम 70% जो है जनधन खाते हैं और हमने इससे, जो कि राजीव गांधी जी कहा करते थे कि सिर्फ हम यहाँ से जब पैसे भेजते हैं तो वो पाइप में होल होते हैं कि 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं। तो ये एक जो काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम यदि 1 रुपया देते हैं तो 1 रुपया गरीब तक पहुंचता है। यदि हमने महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने की बात करें तो हमने उज्ज्वला योजना लेकर आए। आज बहनें जो है चूल्हा और लकड़ी को छोड़कर उस चीज से आजादी पा चुकी है। तो बहुत बड़ा सशक्तिकरण रहा। आज हमने पीएम आवास के तहत महिलाओं के नाम रजिस्ट्रियां की, तो ये महिलाओं के नाम एक जायदाद भी हुई। अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करूं तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी कई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। बहुत सारी योजनाएं हैं मंजरी जी, लेकिन यहाँ एक बात है कि जो विपक्ष कह रहा है कि विमेन्स रिजर्वेशन रिशेड्यूलिंग बिल है और ममता बनर्जी ने तो 37% आरक्षण की बात कही थी। कहा गया सदन में कि यदि कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, यदि मोदी है और मुमकिन है तो 37% रिजर्वेशन क्यों नहीं?
ठीक है, तो अगर ममता जी इतनी ही हिमायती थी महिलाओं की, और हाँ। वो महिला है एक, जी और मुख्यमंत्री एक काफी पावरफुल लेडी है वो, जी अगर वो चाहती तो अपनी जो पार्टी है उसमें दे देती, वो 37%, 40% दे देती। हाँ तो उन्होंने आज तक क्यों इतने टिकट क्यों नहीं दिए हाँ महिलाओं को? हाँ तो ये तो सिर्फ अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और इनकी जो मानसिकता है वो बहुत, मैं वही कहना चाहती हूँ, इनकी जी बहुत क्षीण मानसिकता है। और महिलाओं के प्रति इनका बिल्कुल भी जो सशक्तिकरण के प्रति इनका जो व्यू होना चाहिए था, मैं नहीं मानती कि इनकी मानसिकता है कि महिला ठीक। बिल पास हो। वापस आता और हूँ आपके पास में। मुख्यमंत्री अलमास ने जी, जी मंजरी जी कह रही हैं कि चाहे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार हो, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, महिलाओं को संबल दिया जा रहा है, महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है, फिर कांग्रेस के विपक्षी पार्टियों का आपत्ति क्यों है? क्या वो नहीं चाहती कि देश की महिलाएं सशक्त हों, देश की महिलाएं समृद्ध बने? आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मंजरी जी ने कहा कि कांग्रेस 50 सालों से थी, तो कांग्रेस क्यों नहीं लेके आ पाई है, हाँ कांग्रेस क्यों महिलाओं को सशक्त नहीं करती? तो मैं जी उन्हें बताना चाहता हूँ हाँ कि जब 1947 में ये देश जब आज़ाद हुआ था, हमारा महान भारत देश, तब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 15 महिलाएं थी, और वो कांग्रेस पार्टी से ही थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का उस टाइम का क्या इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने देश आज़ाद कराने में क्या भूमिका, क्या अपना रोल निभाया? जी पहली चीज तो ये। जी दूसरी चीज उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त करती है, तो मैं उन्हीं को याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता आदरणीय उमा भारती जी को आज जिस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, उनके 10 राज्यों में सरकार है, 10 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, एक भी सरकार में महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? वो ममता बनर्जी पे सवाल खड़ा कर रही है, जो इंडिया हाँ अलायंस का एक मेंबर है। हाँ उसमें तो एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक भी महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं इससे साफ जी जाहिर होता है कि महिलाएं सशक्त नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज हाँ। में। मंजरी जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अलमास जी कह रहे हैं कि यहाँ एक सवाल आ रहा है कि यदि महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रही हैं, तो अभी आपकी जो सरकार है उसमें कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे कि इन्होंने सवाल उठाया, और ये भी कहा कि महिलाओं की हितैषी बनने का केवल दिखावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अच्छा, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से जी कि अगर दिखावा किया जा रहा है, तो इनकी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजनाएं चलाई थी? हमारे पास तो आज लंबी लिस्ट है, और सिर्फ लिस्ट नहीं है, खोखले वादे नहीं है, खोखली घोषणाएं नहीं है। हमने उनको अमली जामा पहनाया, जिसका कि जनता तक लाभ पहुंच रहा है, महिलाओं तक लाभ पहुंच रहा है। जी एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? सुषमा स्वराज जी हमारी मुख्यमंत्री रही, और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज जी, हाँ सीतारमण जी, और हमारी सीतारमण मंत्री रही, वित्त दीदी मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, तो सीतारमण जी, बिल्कुल। वित्त हाँ मंत्री है हाँ निर्मला सीतारमण जी, हाँ वित्त मंत्री, और इसके पहले वो रक्षा मंत्री रही। हाँ ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर हमने सुशोभित किया। आज जी राष्ट्रपति एक महिला है। आपने कब किया? आपको सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना है। जी एक अच्छा काम होता है, उसके लिए मैं समझती हूँ दलगत राजनीति से उठकर उसका समर्थन करना चाहिए, उसकी सराहना करना चाहिए। आप तो सिर्फ उसका राजनीतिक लाभ और श्रेय लेने के लिए होड़ लगा रखी है, और आप ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे ये बिल उलझ जाए और ये पास ना हो, जो कि आपकी पहले भी मानसिकता रही, और पहले भी ये बिल आया, राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन उसके बाद लोकसभा में कभी गया ही नहीं बिल। हाँ। तो ये आपकी मानसिकता रही। तो अलमास और जी इच्छा आप कुछ शक्ति भी की कमी बोलो, बता कुछ रही भी हैं, बोलो, मंजरी जी कह रही हैं कांग्रेस के पास इच्छा शक्ति की कमी थी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बिल को लाना चाहती थी, और अब जिस तरीके से वो इस बिल को लेके आई है, इसका कांग्रेस पूरी तरीके से समर्थन करती है, चाहे हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों, हाँ माननीय अध्यक्ष देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों। पारदर्शिता। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी दुविधा ये रही है जी कि जो बिल 2029 में लागू होना है, हाँ उस बिल को स्पेशल सेशन कन्वीन करके लाना, और जातीय जनगणना का कहना कि भाई जातीय जनगणना होने के बाद ही इस बिल को लागू किया जा सकेगा, एससी एसटी ओबीसी को अगर लागू करना है, इस बिल के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए ये बात तो विपक्ष की ओर से आ रही कि ओबीसी और एससी एसटी वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं आई कि जातिगत जनगणना होगी। सिर्फ ये है कि परिसीमन, और परिसीमन जनगणना के बाद होगा, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हालांकि 2021 में जनगणना होनी थी, जो अभी लंबित है, और उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो जातिगत जनगणना की बात केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं कही है। हाँ, केंद्र सरकार ने इसलिए नहीं कही क्योंकि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, कहीं ना कहीं इन बातों से भागना चाहती है, जी क्योंकि सीधा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि जातीय जनगणना अब तक क्यों नहीं हुई? 2011 में हुई थी, हाँ उसके बाद 2014 से माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जातीय जनगणना अभी तक क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी अगर इस बिल को लेकर आई है, तो ये तो साफ है और सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था कि बिल लेकर आना है, और अगर ये लागू होना था परिसीमन, चाहे 2029 में लागू हो परिसीमन के बाद, उसके लिए जातीय जनगणना होना तो बहुत जरूरी है। हाँ। तो वे अब तक क्यों नहीं की गई, ये भी एक
प्रश्न उठता है। जी, सबसे पहले तो मंजरी जी, जो सवाल है कि जातिगत जनगणना की बात आने लगी, क्योंकि जातिगत आरक्षण की बात की जा रही है, क्योंकि अभी जो परिसीमन है वो जाति के आधार पर है, वो जनसंख्या के आधार पर है कि किस क्षेत्र में कौन सी जाति के मतदाता अधिक हैं, तो उस आधार पर वो परिसीमन किया गया है। परिसीमन 2026 या 27 में लगभग होगा, चुनाव आयोग जो उसकी व्यवस्था बनाएगा, उसके बाद में यह विधेयक लाएगा और इसमें संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। तो पहली चीज की ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, चाहे संविधान संशोधन की बात हो, चुनाव आयोग के साथ सरकार की या कैबिनेट की बैठक हो, इस तरह की जो चीजें हैं कि कैबिनेट से जो प्रस्ताव पारित हुआ सदन में आया, राज्यसभा से पहले से इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि राज्यसभा जाएगा ये औपचारिकता के लिए और फिर राष्ट्रपति के पास जाकर कानून बन जाएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है, सबसे बड़ी सवाल है दो चीजों को लेकर कि क्या सिर्फ इसलिए स्पेशल सेशन बुलाया गया है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है, और फिर टाइमिंग को लेकर के, हालांकि जैसा कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि आपने भी कहा कि इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन तब भी टाइमिंग को लेकर के सियासी चश्मा तो लगाना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, कोई भी अच्छा काम होता है तो उसके लिए टाइमिंग महत्वपूर्ण नहीं होता है। जब विचार आए, और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी के मन में हमेशा से था। हमने देखी जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, ये बोलते हैं कि इन्होंने क्या आजादी के समय योगदान दिया, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोगों ने आजादी के समय योगदान दिया। आपने तो सिर्फ उन लोगों को भी भुला दिया जो उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आपने तो सिर्फ एक परिवार तक ही सीमित रखा, उनको ही महिमा मंडित करते रहे। आपने तो सिर्फ भारत रत्न भी उस एक ही परिवार को पूरे दे दी, अपने आप को ही देते रहे हो। तो मैं उस बात पे तो नहीं जाती, क्योंकि ये मुद्दे से अलग बात हो जाएगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता जो इन्होंने क्वेश्चन किया था कि उन आजादी के समय इन्होंने कोई वो नहीं दिया, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और वो एजेंडा लेकर खड़ी हुई थी कि धारा 370 कि एक देश में एक विधान, एक निशान और एक रहेगा। तो वो चीजों को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी और हमने क्रम दर क्रम उस पर काम किया। और मैं समझती हूँ कि नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति थी, उसी के कारण आज हम 370 हटा पाए, 35 हटा पाए, राम मंदिर निर्माण हो पाया, और बहुत सारे ऐसे काम थे जो कांग्रेस को कर देना चाहिए था 50 साल में, जो उन्होंने नहीं किए। और नीति हमेशा तुष्टिकरण की रही। जी, मेरी बात पूरी नहीं, तुष्टिकरण की रही। तभी उन्होंने स्पेशल राज्य का दर्जा देकर रखा था कश्मीर को, और आज भी जो इनका गठबंधन बना है तो उसमें इनका यही है कि हम आएंगे तो हम 370 हटाएंगे। तो ये इनकी एजेंट के साथ ये काम करते, कभी सनातन के ऊपर प्रहार करता है इनका गठबंधन, कभी इनके जो नेता हैं कभी राम को काल्पनिक मानते हैं, कभी राम सेतु को काल्पनिक मानते हैं, कभी भगवत गीता को इतिहास का ग्रंथ बताते हैं। तो इस तरीके की इनकी मानसिकता है। जो मानसिकता है वो सिर्फ एक मानसिकता है कि परिवारवाद और कैसे मैं सत्ता हासिल कर लूं, और सबसे बड़ा जो इनका एजेंडा है मोदी हटाओ। ठीक है, इनको सपने में भी मोदी जी आते हैं। वापस आऊंगा आपके पास जी, वापस आऊंगा आपके पास। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक आशीष द्विवेदी जुड़े हुए। आशीष जी, बहुत स्वागत है देश दुनिया का। आशीष जी, हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण की, जो विधेयक पर चर्चा चल रही है सदन में। आज सदन का विशेष सत्र का तीसरा दिन है और अब इसमें एक नई बात आ गई है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि राजीव गांधी ये लेकर आए थे, मनमोहन सरकार में हुआ, फिर उसके बाद में वो श्रेय लेने की होड़ पे बात आ रही। दूसरी बात आ रही है कि ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, इसमें एससी आरक्षण होना चाहिए, एसटी आरक्षण होना चाहिए, यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की भी इसमें बात कही जा रही है। महिला आरक्षण और आरक्षण पर आरक्षण की मांग। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन सशर्त समर्थन करता हूं, ये बिल जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, परिसीमन के इंतजार की बात कही जा रही है। तो ये जो सारी चीजें आ रही है कि वास्तव में ये विधेयक जो है, नारी शक्ति बंधन जो विधेयक है, वास्तव में इसी गतिविधि से आना चाहिए था या फिर इसके दूसरे स्वरूप भी हो सकता था? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चीजें आ गई बहुत 3 दशक से, लगभग 29 साल से 27 साल से ये चीज पेंडिंग चल रही है और बहस में घिरी हुई है। तो अब यदि आ गई है तो सब लोग इसको स्वागत कर रहे हैं। हो सकता है किसी दल का मन नहीं हो, तो भी मजबूरी है, किसी दल को लागू नहीं करना है तो भी करना पड़ता है, क्योंकि चुनाव ही तका जाए। चुनाव के समय एक बड़ा मुद्दा हर दल को चाहिए, हर दल को, और ये स्वाभाविक होता है, अस्वाभाविक कुछ नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, गाँव पे कई लोग लग जाते हैं, तो उस तरह की चीजें अगर आप उस तरह की बातों को हटा भी दें तो भी ये जो आरक्षण है, महिला आरक्षण, ये जो है आप 1996 की पूरी प्रक्रिया है। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि
सारे बड़े दल भले इस आज सहमति की बात करते हो, लेकिन आंतरिक रूप से मुझे नहीं लगता सब सहमत। जी हाँ, इसीलिए इफ एंड बट बार बार आते थे, और ये पहली बार नहीं है जो आज मोदी सरकार लाएगी तो आए, जब दूसरी सरकारें लाएंगी तब भी दूसरे पक्षों की तरफ से आए। हाँ, तो इसमें जो है भाजपा का जो स्टैंड पहले क्या रहा था उसको लेकर के लोग सवाल करते हैं कि दूसरे पक्षी दल है। तो आज की तारीख में अगर ये आया है तो इसमें सरकार ने खुद परिसीमन की बात लगाई है कि परिसीमन होगा तब, तो परिसीमन तो 2-3 साल लग जाएंगे उसमें। तो इसीलिए दूसरी तरफ से मुझे लगता है कि ये रिजर्वेशन कोटे में कोटे की बात है जी। तो, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोगों की मंशा अब ये है, विपक्ष की जो मोटे तौर पर मैंने बहस सुनी वो ये है कि इसको तत्काल लागू कर दिया जाए, चीजें और देखी जाए। अब परिसीमन में समय लगेगा, तो कोई चीज अगर आई है तो मुझे लगता है इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए और इसके बाद जो भी सुझाव और चीजें हैं वो उस कानून में शामिल होती रहे, लेकिन इसकी प्रक्रिया तत्काल होनी चाहिए। और ये जो है मुझे फिर भी इससे मंशा है कि शायद सभी लोग इस पर पूरी तरह से अभी भी एकमत और सहमत नहीं है, इसीलिए इवेंट बट निकल रहा है। ठीक है, सही कहा आपने कि इफ एंड बट निकल रहे हैं, उसका कारण ही यही है कि सभी लोगों की पूर्ण सहमति नहीं है। यहां अलमाज जी एक बात सामने आ रही है, क्योंकि पिछली बार जब आया था और 7 वोटों से यह गिर गया था लोकसभा में, और सपा ने और आरजेडी ने उस समय कह दिया था कि यदि इसका समर्थन हुआ और ये विधेयक हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। सरकार गिरने की मंशा से महिला सशक्तिकरण की बात उस समय आपकी सरकार नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपको कांग्रेस को कहीं ना कहीं सरकार गिरने का डर था। और अब जब लेकर आए हैं तो अब ये जो बात आ रही है कि सपा के द्वारा अभी कहा जा रहा है, वो डिंपल यादव कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण होना चाहिए इसमें, क्योंकि जैसा कि इंडी गठबंधन जो है आपका, इंडी अलायंस जो है, उसमें जो पार्टियां हैं सबकी अपनी अपनी मंशा, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। तो इस विधेयक में क्या इंडी अलायंस पूर्ण रूप से सहमत है या फिर कुछ दल इसके विरोध में भी हैं? देखिए, हमारे देश की यही खूबसूरती है कि हमारा देश बहुत डाइवर्स है, यहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं। इसी में बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, एसटी, एससी और ओबीसी रहते हैं जी। राज्यसभा हो या लोकसभा हो, यहाँ पे लोकसभा में चुन के लोग आते हैं, राज्यसभा में स्टेट से चुन के लोग आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर डिंपल यादव जी ने ओबीसी का प्रश्न खड़ा किया है, या महुआ मित्रा जी कोई प्रश्न खड़ा कर रही हैं, या सोनिया गांधी जी एससी एसटी की बात कर रही हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बेशक परिसीमन होना चाहिए और परिसीमन होने के बाद ही इस बिल को लागू किया जाएगा, और इसको कांग्रेस पार्टी अन्य दलों के साथ समर्थन भी देगी, जैसे इंडिया अलायंस है वो भी इसके समर्थन में कि जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, सशक्त करा जाना चाहिए महिलाओं को। लेकिन इस बिल को लागू करने से पहले कुछ अहम चीजें हैं, कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको लागू करना, जिनका उठना बहुत जरूरी है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी भी आता है, इनको भी इस बिल के अंतर्गत इनको भी शामिल करना चाहिए। एक कोटे के अंदर अगर कोटा सरकार दे सकती हो तो उसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान एसटी, एससी, ओबीसी को रिजर्वेशन का राइट देता है। अब कोटे के अंदर कोटा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पर डिस्कशन आगे होना बाकी है। इस पे हमें आगे देखना पड़ेगा कि आगे क्या निकल के आता है, आगे विपक्ष और पक्ष क्या इस पे बहस करते हैं। बिल्कुल है, ये चीजें हैं। और जैसा कि सदन में चर्चा हुई है, जब दूसरे दिन की चर्चा हो रही थी तब ये बात आई थी कि यह जो है यह 15 वर्षों के लिए, मतलब 3 चुनाव के लिए है, 15 वर्षों के लिए है। तो स्वाभाविक बात है कि यदि 15 वर्षों बाद इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा नहीं कि ये कानून बन गया तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन तो आज भी हो रहे हैं ना हमारे संविधान में। तो यहाँ मंजरी जी, ये जो सवाल आ रहा है कि 15 वर्षों के लिए है, 15 वर्षों बाद इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, ये दूरदृष्टि है, ये दूरगामी सोच का परिणाम है कि इसको 15 वर्षों के लिए लागू किया जा रहा है। यदि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, क्योंकि महिलाओं ये 33 पर, क्योंकि कहीं ना कहीं बात ये भी आई है, महिलाओं ने इस तरह से जश्न मनाए हैं और ढोल नगाड़े के साथ में पटाखे फोड़े हैं, जश्न मनाए कि महिला आरक्षण की बात हो रही है, महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही है, तो पूरे देश में महिलाओं में जश्न का माहौल है। लेकिन जब हम सहभागिता की बात करते हैं, जब हम बराबरी की बात करते हैं, कंधे से कंधा मिलाने की बात करते हैं, तो फिर महिलाओं को 33% आरक्षण ही क्यों? 50% भी तो हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है जी। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भारत की जो अगर सिनेरियो देखा जाए तो महिलाएं इतनी आगे नहीं है, वो घर से बाहर निकली नहीं। जैसे कि पंचायतों में और नगरीय निकायों में हमने 50% आरक्षण दिया मध्य प्रदेश में। तो शुरुआत में कुछ ऐसी कठिनाइयां आई कि घर की महिलाएं जो घर से कभी निकली नहीं थी वो सरपंच बन गई। तो फिर धीरे धीरे, पहले उनको 33% आरक्षण था, तो उस चीज को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। अब महिलाएं खुद अपनी सहभागिता सुनिश्चित करती है, नीति निर्धारण हर चीज में वो निर्णय भी लेती है, उनकी निर्णय क्षमता भी बढ़ी है। तो आज अगर हम 50% एकदम से आरक्षण करते हैं
तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इतनी महिलाओं को निकालना और उस पर लेकर आना थोड़ा सा कठिन होगा। तो मुझे लगता है जैसे कि हमने पहले 33% जो नगरीय निकाय और पंचायतों में किया था, और फिर बाद में उसको बढ़ाकर 50% किया, तो उस समय जो परिस्थितियां होंगी, जैसे कि 15 साल का हमने दिया है और उसके बाद दूरदर्शिता के साथ हमने कहा कि इसमें 15 साल बाद कुछ इसमें संशोधन हो सकता है, तो उस समय वो काल परिस्थिति क्या रहेंगी, तो हो सकता है उस समय 50% भी हो जाए। तो मैं समझती हूँ, लेकिन ये बहुत ही स्वागत करने योग्य जो है निर्णय है कि महिला बिल पास हो और देश जो हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो इसमें महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो। जहां महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित होती है, तो निश्चित तौर पर वहाँ संवेदनशीलता भी आती है, पारदर्शिता भी आती है, और हम अच्छे निर्णय भी कर पाते हैं, और बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो अपने आप भी खत्म हो जाती है। जैसे किसी सरकार के अंदर या कुछ भी इस तरीके की बात होती है, जब जहाँ नेतृत्व महिला नारी शक्ति का होता है, तो वहाँ बहुत सारी चीजें बहुत पॉजिटिव होती है, और ये हम सब जानते हैं, और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए और खुले दिल से इसका स्वागत करके समर्थन भी करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। आशीष दुबे जी कहा कि राजीव गांधी जी चाहते थे, राजीव गांधी जी चाहते थे, तो ये 1996 में आया था देवे गौड़ा जी के समय, और राजीव गांधी जी के समय तो ये बिल पेश ही नहीं हुआ। तो अब मुझे नहीं मालूम सोनिया जी क्यों ऐसा बोल रही है, उनकी इच्छा रही या नहीं रही, कौन जानता है। जी ठीक है, हालांकि वो पंचायती राज का उन्होंने उदाहरण लिया था। जी आशीष दुबे जी, आपके पास आना चाहता हूँ, चूंकि समय की सीमा है, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा कि महिला विधेयक को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, पक्ष के बीच में जो भेद और मतभेद सामने आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, इन पर देश क्या चाहता है और देश की महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं के संबल के लिए क्या बेहतर हो सकता है, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार जिस ट्रैक पे आई है महिला आरक्षण देने के लिए, वो ट्रैक सही है। ये बहुत पहले हो जाना था किसी, और ये जरूरी नहीं कि मोदी सरकार कर रही है, भारत सरकार कर रही है, कोई इसके पहले भी कोई सरकार अगर होती और वो करती तो बेहतर था। तो ये ट्रैक ठीक है, रास्ता ठीक है, लेकिन इसमें सरकार को, जो मोदी सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसको विपक्ष के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद और सहमति पहले भी बनाने की कोशिश करनी थी, और अभी भी इस वक्त करनी चाहिए। 5 दिन का समय है, 3 दिन गुजर चुके हैं, तो जितनी जल्दी मजबूत में हो जाए वो हो जाए, 10 नहीं है 30 हो जाए, लेकिन शुरुआत हो किसी तरह। 50% का ख्वाब तो भी दूर की बात है, 50% भी होगा तो अच्छा होगा, लेकिन अभी जब लोग 33 पे राजी हैं, तो किसी भी तरह इसको राजी करके, संवाद करके, समन्वय करके, बीच का रास्ता निकाल के इस विधेयक को पास करना चाहिए, वरना ये क्षण आ चुका है जब इस विधेयक की प्रति संसद में फाड़ी गई थी और ये पारित नहीं हो पाया। तो बेहतर ये है कि इसके लिए लोगों को तैयार किया जाए, और फिर उसके बाद महिलाओं को भी राजनीति के लिए धीरे धीरे तैयार किया जाए, ऑनगोइंग प्रोसेस बनाई जाए, एक बार में सब कुछ नहीं होगा। जी सही कहा आपने कि एक बार में तो नहीं होता है, धीरे धीरे चीजें होती हैं। आपने खुद ही स्वीकार कर लिया जी इस बात को। जी बिल्कुल। जब कहते कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो यदि शुरुआत हुई है तो वो अंत तक भी पहुंचेगी, लेकिन शुरुआत ही ना हो तो उसका अंत कैसे हम कल्पना कर सकते हैं। विकल्प और हैं, बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, चर्चा को विराम देंगे। आशीष दुबे जी, अलमास सलीम जी, मंजरी जैन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जिस तरह से बात हो रही है कि नए विधेयक में सबसे बड़ा पैच यह है कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही यह लागू हो सकेगा। परिसीमन इस विधेयक के पास होने के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर होगा। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन लगभग असंभव सा है। इस फार्मूले के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। यह 2029 के लोकसभा चुनाव या उससे पहले कुछ विधानसभा चुनावों पर लागू हो सकता है। संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव लगभग 3 दशक से पेंडिंग है। यह मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था। 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था, लेकिन तब समाजवादी पार्टी और राजद ने बिल को विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी थी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया, तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है। और अब एक बार चर्चा फिर है। चर्चा है महिलाओं की, चर्चा है सशक्तिकरण की, चर्चा है शक्ति की, चर्चा है नारी की और नारी की वंदना की। देखते हैं कि 5 दिवसीय इस विशेष सत्र के अंतिम दिवस तक और क्या क्या चीजें आती हैं, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या सभी दल एक होंगे, क्योंकि हर दल में महिलाएं तो हैं, घर घर में महिलाएं होती हैं, उनके वंदन के लिए, उनकी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए क्या दलों की दरार दूर होती है या फिर कुछ और नई चीजें निकलकर सामने आती है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।